The topic is anti-epileptic drugs. Before going further into the topic, we need to understand three terms. पहला टर्म है सीजर्स. सीजर्स का मतलब होता है एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन. ठीक है, किसी भी न्यूरॉन का एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन होगा. ठीक है, एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन के कारण एबनॉर्मल फायरिंग को हम सीजर बोलते हैं. ठीक है, अगर ये एबनॉर्मल फायरिंग किसी मोटर न्यूरॉन में हो रहा है तो मोटर न्यूरॉन में होगा तो उसके कारण एबनॉर्मल मूवमेंट्स भी होंगे. तो इन मूवमेंट्स को हम कन्वल्शंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा टर्म है कन्वल्शंस. सीजर्स मतलब एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन, और इस एबनॉर्मल फायरिंग के कारण मूवमेंट्स होंगे. ठीक है, उन मूवमेंट्स को हम कन्वल्शंस बोलते हैं. और अगर ये सीजर्स रिकरेंट है, मतलब बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं. अगर एक बार एबनॉर्मल फायरिंग हुआ फिर ठीक हो गया, फिर कभी नहीं हुआ, तो वो तो ठीक है. पर अगर एबनॉर्मल फायरिंग बार बार हो रहा है, रिकरेंटली हो रहा है, या दूसरा एक टर्म होता है पैराऑक्सिमल. ठीक है, अगर ये बार बार हो रहा है, रिकरेंटली हो रहा है, तो उसका टर्म होता है एपिलेप्सी. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं जो हमें समझना है. सीजर्स का मतलब एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन. इस एबनॉर्मल फायरिंग के कारण एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे जिनको कन्वल्शंस बोलते हैं. और अगर ये बार बार रिकरेंट हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज एपिलेप्सी. अगर ये सीजर्स बार बार आ रहे हैं तो उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं. ठीक है, तो अब इसके लिए हमें ड्रग्स चाहिए होंगे, तो इसलिए द टर्म इज़ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. एपिलेप्टिक ड्रग्स. ठीक है, बिकॉज सीज़र अगर एक बार आया तब तो ठीक है, वो खुद से ठीक हो जाएगा, पर बार बार आ रहा है, दैट इज़ नोन एज एपिलेप्सी. सो वी हैव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स फॉर एपिलेप्सी. ठीक है, now the question is how do we manage scissors management. अगर acute scissor है, ठीक है, मतलब ये जो acute scissor है ये 1 से 2 मिनट के लिए होगा. ठीक है, तो इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है. पर अगर इसका ड्यूरेशन 5 मिनट से ज़्यादा हो गया देन इट इज़ नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस. ठीक है, और इस केस में हम आईवी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं. ठीक है, अक्यूट सीजर है, मतलब अगर 1 से 2 मिनट के लिए है तब तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. पर अगर ये 5 मिनट से ज़्यादा हो गया देन दैट इज़ नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस, और इस केस में हम आईवी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं. और फिर ये पेशेंट जब घर जाएगा तो उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए, कि फिर से सीज़र ना आए, तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे. और ये जो ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये 2 साल तक चलेगा, और उसके बाद वी विल टैपर ऑफ. ठीक है, तो मिनिमम 2 साल तक इन ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को चलाते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस, एंड देन वी टैपर इट ऑफ. बट कुछ ऐसे सीजर्स होते हैं जिनको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चाहिए. ठीक है, तो कैसे हम मैनेज करते हैं सीजर को. अगर अक्यूट सीजर है, 1 से 2 मिनट के लिए है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे. बट इफ़ एक्सीड्स मोर देन 5 मिनट्स दैट कंडीशन इज़ नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस. इस केस में हम आईवी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं. और फिर इस पेशेंट के प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे मिनिमम 2 साल तक के लिए. ठीक है, एंड उसके बाद वी विल टेपर इट ऑफ. बट कुछ ऐसे सीजर्स के कंडीशंस होते हैं जहाँ पे लाइफ टाइम हमें ये ड्रग्स देने पड़ते हैं. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. फर्स्ट बार्बिचुरेट, जिसमें फिनोबार्बिटॉन आता है. सो बार्बिचुरेट एग्जाम्पल फिनोबार्बिटॉन. Then second is hydantoin. Hydantoin में we have phenytoin and
फॉस्फेनेटोइन, हाइडेंटोइन दे एंड विद द वर्ड टोइन, ठीक है, दोनों में लास्ट में टोइन आ रहा है, फेनेटोइन एंड फॉस्फेनेटोइन. देन सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड एग्जाम्पल इथोसक्सिमाइड, इथोसक्सिमाइड. एंड देन बेंजोडाइजिपिन, ये जितने भी बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं दे एंड विद द वर्ड ज़ीपाम, ठीक है, ज़ीपाम सब में कॉमन है. एग्जाम्पल क्लोनाज़ीपाम, डायाज़ीपाम, लोराज़ीपाम एंड क्लोबाज़ाम, ठीक है. इसमें ज़ापाम नहीं है, इसमें सिर्फ ज़ाम है. सो बेंजोडाइज़ेपिन एग्जाम्पल क्लोनाज़ीपाम, डाइज़ीपाम, लोराज़ीपाम एंड क्लोबाज़ाम. Then deoxybarbiturate example primidone. So primidone is deoxybarbiturate. Immunostilbene example carbamazepine and oxcarbazepine. Carbamazepine and oxcarbazepine, these are immunostilbene. Then aliphatic carboxylic acid example valproate sodium या valproic acid and divalproex. So these are aliphatic carboxylic acid. Then phenyltriazine example lamotrigine, lamotrigine is phenyltriazine. Then cyclic GABA antagonist, cyclic GABA analogs example gabapentin and pregabalin. So gabapentin and pregabalin, these are cyclic GABA analogs. And then in newer drugs we have topiramate, these are all newer anti-epileptic drugs, topiramate, jonissamide and levetiracetamine, vigabatrin, tiagabin and lacosamide. So topiramate, jonissamide, levetiracetam and vigabatrin, these are all newer anti-epileptic drugs. तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में ए से एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, ठीक है, ए से एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें वैल्प्रोएट सोडियम या वैल्प्रोइक एसिड और डाई वैल्प्रोएक्स हो गया, ठीक है. बी से वी हैव बेंजोडाइज़ेपिन एंड बारबिचुरेट्स, ठीक है. बेंजोडाइज़ेपिन एग्जाम्पल क्लोनाज़ेपाम और बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटॉन. सी से वी हैव साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, ठीक है, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स जैसे कि गाबापेंटीन और प्रीगैबलिन, ठीक है. और डी से वी हैव डीऑक्सी बारबिट्यूरेट्स, डीऑक्सी बारबिट्यूरेट एग्जाम्पल प्राइमिडॉन, ठीक है. तो 5 टोटल 10 कैटेगरीज है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में, जिनमें 5 ये हो गए. ए से एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बी से 2 है बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिट्यूरेट्स, सी से साइक्लिक गाबा एनालॉग्स एंड डी से वी हैव डीऑक्सी बारबिट्यूरेट्स, ठीक है. फिर एच के बाद आई आता है और एस के बाद पी, ठीक है. तो दूसरा निमोनिक हिप्स हो गया, ठीक है, HIPS, ठीक है, हिप्स. एच से हाइडेंटोइन, इन हाइडेंटोइन वी हैव फेनेटोइन एंड फॉस्फेनोटोइन. और आई से इम्यूनोस्टिल्बीन, इम्यूनोस्टिल्बीन का एग्जाम्पल कार्बाजेपिन और ऑक्सकार्बाजेपिन. एंड पी से वी हैव फिनाइलट्रायाजीन, फिनाइलट्रायाजीन में लामोट्रिजीन आ गया. एंड एस से सक्सिनामाइड. फिर बाकी न्यू ड्रग्स लाइक टोपिरामेट, जोनिसमाइड, लेविटेरास्टाम, vigabatrin, tigabin and lacosamide, okay. तो what's the mnemonic? A, B, C, D. A से aliphatic carboxylic acid, B से barbiturates और benzodiazepines, C से cyclic GABA analogs and D से deoxybarbiturates. फिर H से hydantoin, I से immunostilbene, then P से phenyltriazine and X से S से सक्सिनामाइड. एंड न्यूअर ड्रग्स में टोपिरामेट, जोनिसमाइड, लेविटेरासेटाम, विगाबैट्रिन, टिगाबिन एंड लेकोसामाइड, ठीक है. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है. तो एपिलेप्सी 2 टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली, एक तो जनरलाइज्ड और दूसरा फोकल.
जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इन्वॉल्व्स बोथ द हेमीस्फीयर, ठीक है, मतलब इसमें सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये बाइलैटरल होता है। और जो फोकल एपिलेप्सी होते हैं दिस इज़ यूनिलैटरल। तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में क्योंकि दोनों हेमीस्फीयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है। पर इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मे बी एब्सेंट, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट में कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, इसमें जो पेशेंट है दे कैन बी अवेयर एज वेल, ठीक है। तो दो टाइप के एपिलेप्सी है, जनरलाइज्ड और फोकल। जनरलाइज्ड में पूरा ब्रेन इफ़ेक्ट होता है, दोनों हेमीस्फीयर इफ़ेक्ट होता है, तो इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कन्फर्म। जो फोकल एपिलेप्सी है दिस इज़ यूनिलैटरल, ये एक हेमीस्फीयर तक लिमिटेड रहता है, एक हेमीस्फीयर का भी एक पार्ट तक लिमिटेड रहता है, वन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तक लिमिटेड रहता है। तो इसमें जो पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो भी सकता है, बट देयर आर चांसेस कि वो पर्सन अवेयर भी रहे। अब ये जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है इसके काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है। पहला टाइप है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर एपिलेप्सी या फिर ग्रैंड माल एपिलेप्सी, ठीक है। तो जो पहला टाइप है दैट इज़ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, दिस इज़ नोन एज मेजर एपिलेप्सी या ग्रैंड माल एपिलेप्सी। देन सेकेंड वी हैव एब्सेंस एपिलेप्सी, ठीक है। एब्सेंस एपिलेप्सी मतलब इसमें कोई कन्वल्जन नहीं है, कोई भी मोटर मूवमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉन मोटर, ठीक है। एंड एब्सेंस एपिलेप्सी इज़ द माइनर एपिलेप्सी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेटीट मैल एपिलेप्सी, ठीक है। तो अब इसमें कोई मोटर मूवमेंट नहीं है, कोई कन्वल्शन नहीं है, तो ये डिटेक्ट कैसे होता है? तो इसके लिए ईसीजी करना पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ ईसीजी में डिटेक्ट होगा और ईसीजी में एक टिपिकल एब्सेंस वेव होता है दैट इज़ 3 हर्ट्ज वेव स्पाइक, ठीक है। तो एब्सेंस एपिलेप्सी में कोई भी कन्वल्शंस नहीं होगा, तो इसके डायग्नोसिस के लिए वी हैव ईईजी, ठीक है। और ईईजी में वी विल गेट 3 हर्ट्ज वेव स्पाइक, ठीक है, दिस इज़ द टिपिकल एब्सेंस स्पाइक। बाकी टाइप्स को वी कैन राइट एज एटिपिकल एब्सेंस भी होता है, ठीक है। एटिपिकल एब्सेंस सीजर में जो वेव स्पाइक है दैट विल बी लेस देन 2.5 हर्ट्ज। बाकी वी हैव टोनिक एपिलेप्सी, एटोनिक और मायोक्लोनिक, ठीक है। ये बाकी सारे टाइप है, अदर टाइप्स है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पहला जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, दिस इज़ नोन एज मेजर एपिलेप्सी या ग्रैंड माल एपिलेप्सी। जो दूसरा है दैट इज़ एब्सेंस सीजर, ठीक है। एब्सेंस एपिलेप्सी मतलब कन्वर्शंस विल बी एब्सेंट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज माइनर एपिलेप्सी या पेटीट माल एपिलेप्सी। इसको ईईजी में डायग्नोस करते हैं, देयर विल बी 3 हर्ट्ज वेव स्पाइक। बाकी जो एटिपिकल एब्सेंस एपिलेप्सी होता है इसमें वेव स्पाइक इज़ लेस देन 2.5 हर्ट्ज। अदर टाइप्स आर टोनिक, एटोनिक और मायोक्लोनिक। Now let's see the clinical classification of these anti-epileptic drugs. सबसे पहले generalized tonic-clonic seizures के लिए which is also known as grand mal epilepsy. इसके लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो लामोट्रिजीन, वैल्प्रोएट और कार्बामाज़ेपिन है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के लिए valproate or lamotrigine and carbamazepine, these are the preferred drugs. Then for petite mal epilepsy या absence seizures, इनके लिए the preferred drug is valproate and ethosuximide. So ethosuximide, this is a specific drug for absence seizure. valproate तो इसमें भी यूज़ कर रहे थे, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में यूज़ कर रहे थे। इथोसक्सिमाइड
दिस इज़ अ स्पेसिफिक ड्रग फॉर एब्सेंस सीजर। बाकी मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए सोडियम वैल्प्रोएट इज़ द प्रेफर्ड ड्रग। बाकी इसमें हम टोपिरामेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मायोक्लोनिक सीजर्स में सोडियम वैल्प्रोएट इज़ द प्रेफर्ड ड्रग, ऐसे हम टोपिरामेट जैसे ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। अब सेकेंड लाइन ड्रग्स या ऑल्टरनेटिव ड्रग्स देख लेते हैं। तो ग्रैंड माल एपिलेप्सी के लिए काफ़ी सारे ड्रग्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव ड्रग्स में हैं, जैसे कि ऑक्सकार्बाज़epine, लेविटिरासिटाम, फेनेटोइन, क्लोबाज़ाम, टोपिरामेट, phenobarbital. Then for absence scissor we have clonazepam, then lamotrigine and levetiracetam, ठीक है, levetiracetam. These are the second line drugs या alternative drugs for absence scissors. Then for myoclonic scissors we have topiramate and all. फिर simple और complex partial scissors. So partial scissor is also known as focal scissor, ठीक है। इसके लिए we have carbamazepine, then lamotrigine and sodium valproate, ठीक है। इसमें lamotrigine है, carbamazepine है, और alternative drugs में we have levetiracetam, then phenytoin and topiramate, tiagabin and jonasamide. So this was the clinical classification of anti-epileptic drugs. एक और बार देख लेते हैं। Generalized tonic-clonic seizure के लिए which is also known as grand mal epilepsy, first line drugs में we have valproate and lamotrigine. फिर absence seizures के लिए we have valproate, ethosuximide. myoclonic seizures के लिए sodium valproate is the preferred drug. और focal seizures या partial seizures के लिए we have carbamazepine, lamotrigine and valproate. हम कुछ ऐसे मिसलेनियस एपिलेप्सी सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पहला लेनॉक्स-जेस्टॉट सिंड्रोम, ठीक है। लेनॉक्स-जेस्टॉट सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस है वैल्प्रोएट। अगर वैल्प्रोएट नहीं है तो लामोट्रिजीन या टोपिरामेट भी दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ दीज आर नॉट इफेक्टिव देन वी गिव क्लोबाज़ाम. If clobazam is also not effective, then rofinamide and then felbamate. ठीक है। Lennox-Gastaut syndrome is a type of epilepsy syndrome. ठीक है। इसका drug of choice valproate है, valproate नहीं तो lamotrigine या topiramate. If valproate is ineffective, then clobazam, clobazam नहीं काम कर रहे, then rofinamide and finally felbamate. Then Dravet syndrome. Dravet syndrome का drug of choice is same, valproate. If not valproate, then topiramate, lamotrigine, ठीक है। और अगर ये काम नहीं कर रहा है, then clobazam, and if not clobazam, then stiripentol, ठीक है। Dravet syndrome के लिए we have stiripentol. Dravet syndrome is severe myoclonic epilepsy of infancy. Dravet syndrome is severe myoclonic epilepsy of infancy. इसका drug of choice valproate है, valproate नहीं तो clobazam, and clobazam भी ineffective है तो stiripentol. Then we have infantile spasm, ठीक है, which is also known as West syndrome, ठीक है। अगर ये infantile syndrome isolated है, then drug of choice is ACTH या glucocorticoid भी हो सकता है. And we need to reduce the level of cortisol releasing hormone, ठीक है, क्योंकि CRH के कारण epilepsy होता है, so we need to decrease the level of CRH. And अगर ये infantile spasm tuberous sclerosis के साथ associated है, then the drug of choice is vigabatrin. तो अगर infantile spasm tuberous sclerosis के साथ associated होता है तो ये काफ़ी resistant हो जाता है, इसलिए इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस चेंज होता है, दैट इज़ विगाबैट्रिन, ठीक है।
लिनॉक्स जेस्टॉट सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस था वैल्प्रोएट नहीं तो क्लोबाज़ाम, नहीं रूफेनामाइड, एंड फाइनली फेल्बामेट। ड्राविड सिंड्रोम में वैल्प्रोएट, क्लोबाज़ाम एंड स्टीरीपेंटोल। इन्फेंटाइल स्पाज्म अगर आइसोलेटेड है तो ACTH या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और अगर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड है तो वीगाबैक्ट्रिन। फेब्राइल सीजर्स का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? रेक्टल डाइज़ेपाम, ठीक है। डाइज़ेपाम को इंट्रावीनसली या इंट्रानेजल भी दे सकते हैं, ठीक है। फेब्राइल सीजर्स के केस में पैरासीटामोल का कोई यूज़ नहीं होता। तो फेब्राइल सीजर्स जनरली छोटे बच्चों में दिखता है जिनमें काफ़ी हाई फीवर है, तो फीवर के लिए तो पैरासीटामोल ठीक है, पर पैरासीटामोल का एपिलेप्सी में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो फेब्राइल सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस रेक्टल डाइज़ेपाम। देन वी हैव जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, दैट इज़ JME और JANZ सिंड्रोम। तो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का ड्रग ऑफ चॉइस वैल्प्रोएट है, वैल्प्रोएट नहीं तो लामोट्रिजीन और टोपिरामेट। ये जो वैल्प्रोएट है ये सबसे टेराटोजेनिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो अगर जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी प्रेगनेंसी में है तो उस केस में वी गिव लेविटिरासिटाम, ठीक है। और जो ड्रग्स मायोक्लोनिक सीजर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है दे आर फेनिटोइन एंड कार्बाज़ेपिन, ठीक है। मायोक्लोनिक सीजर्स में फेनिटोइन और कार्बामेज़ेपिन ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं।